निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर आप इस युग्म को देखिएगा तो इसमें एक तरफ दिया हुआ है कुछ दोस्तों, जो आपको पता होगा कि जैसे जैसे जो मुगल साम्राज्य था वो खत्म होने लगा, तो उसमें से क्या था कि छोटे छोटे रियासत अपना अलग अलग साम्राज्य बनाने लगे। उसी में दोस्तों एक तरफ हमें रियासत बना है और एक तरफ उसके संस्थापक जो थे उनका नाम दिया है, और बोल रहा है कि अब बताइए कौन किससे मिलता है और कौन इसमें गलत है। देखिए दोस्तों, तो अवध की स्थापना आपको पता होगा कि 1722 ईस्वी में सआदत खान यानी कि बुरहानुल किया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद 1724 ईस्वी में याद रखिए कि हैदराबाद की स्थापना जो है चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क ने किया था, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों रुहेलखंड मुर्शिद कुली खान गलत है। मुर्शिद कुली खान याद रखिएगा दोस्तों कि 1717 ईस्वी में इसने क्या किया था कि बंगाल का स्थापना किया था, मुगल से अलग होकर, याद रखिएगा। तो जो हमारा सी है वो गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा बोल रहा है उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए दोस्तों बारी बारी से सारे कथनों को पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है जहांदर शाह ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है शाहजहां ने जजिया कर को समाप्त किया, अच्छा। उसके बाद शाहजहां बोल रहा है कि जहांदर शाह, सॉरी दोस्तों सब जहांदर शाह के बारे में है, ठीक है। जहांदर शाह को घृणित कायर कहा जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, तो घृणित कायर इसको नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कथन ए 1717 ईस्वी में फारूक शेर ने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता प्रदान की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई डाउट ही नहीं है। आपको पता होगा कि 1717 ईस्वी में फारूक शेर का तबीयत बहुत खराब हो गया था, तो एक अंग्रेज ने इसका तबीयत ठीक कर दिया, जिसके बाद इसने अंग्रेजों को बहुत सारा अधिकार दे दिया था, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब बोल रहा है कि जॉन सुरमन के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के डॉक्टर हैमिल्टन, बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हम आपको बताए हैं ना कि उस डॉक्टर का नाम हैमिल्टन ही था, जो जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत में आया था। फारूक शेर का एक जानलेवा घाव से इलाज कर उसे ठीक किया था, बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित मुगल शासकों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो पहला बोल रहा है हमारा शासक बहादुर शाह। तो दोस्तों जो बहादुर शाह था इसको कहा जाता है रंगीला बादशाह, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो, सॉरी दोस्तों, रंगीला इसको नहीं कहा जाता है, रंगीला तो मोहम्मद शाह को कहते हैं। बहादुर शाह को कहा जाता है शाह ए बेखबर, यानी कि ए में तो हो जाएगा 2। उसके बाद हमारा होता है जहादर शाह, तो इसको कहते हैं लंपट मूर्ख, बी में हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों हमारा है फारूक शेर, तो इसको हम कहते थे दोस्तों घृणित कायर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बोल रहा है, और दोस्तों अभी ऊपर वाले सवाल में इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि घृणित कायर किसको कहते थे, तो याद रखिएगा जहांदर शाह को नहीं बल्कि फारूक शेर को कहते, ठीक है। अब हमारा बोल रहा है रंगीला, तो आपको पता है कि मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये मोहम्मद शाह वाला हो जाएगा रंगीला, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नादिर शाह क्या था कि जब भारत में आक्रमण किया था तो उस समय क्या था कि दिल्ली में दोस्तों जो शासन कर रहा था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो उसका रंगीला नाम इसलिए था कि वो केवल अपने मतलब ऐसो मौज पे ही पैसा खर्च करता था, सैनिकों को विस्तारित करने पर जोर देता नहीं था, उनको कोई प्रशिक्षण देता नहीं था, और सैन्य जो विभाग था उस पर कोई खर्च नहीं करता था, बस ऐसो आराम करता था, ठीक है। जिसके कारण उसकी सेना जो थी बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, तो वो क्या गया कि इसी जो मोहम्मद शाह रंगीला था इससे कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान चला गया, ठीक है। अब देखिए हमसे जो कथन है वो क्या क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, बिल्कुल था, बिल्कुल सही है। नादिर शाह तख्ते ताऊत, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से वापस ले गए, बिल्कुल अभी जो बताए हैं वही बात बोले, ठीक है। तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो केवल तीसरा असत्य है, बाकी दोनों सत्य है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों बारी बारी से जो हमारे ऑप्शन हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है काफ़ी खान,
खाफी खान, बिल्कुल खाफी खान ने ही उसको साहेब खबर कहा था। चलिए अब अपने 7 नंबर सवाल को देखते हैं। बोल रहा है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। चलिए दोस्तों बारी बारी से सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। जब हम आपको दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी बताए थे, अभी हम आपको फिर से बताते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका ट्रिक होता है, सबसे पहले आए थे, देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, आदमी नहीं पूछ रहा है दोस्तों, कंपनी पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले होता है पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। तो हम इसको बताए थे कि PEDDF ऐसे आपको याद करवाए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है 1761 ईस्वी के पानीपत के तीसरे युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। देखिए दोस्तों तो उस समय जो मुगल सम्राट था वो था हमारा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन हम आपको कितना बार बता चुके हैं कि अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी और उनकी प्रथम फैक्ट्री के स्थानों का मिलान करें। दोस्तों जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे इस प्रकार का जो क्वेश्चन था इसको बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करवा के आपको समझाए थे। देखिए तो अब हम मिलान करते हैं कि किसका जो स्थापना है वो कब हुआ था। देखिए दोस्तों तो सबसे पहले हमारा कंपनी है पुर्तगाली कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी ने दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले इसने जो है केरल के कोचीन में अपना जो फैक्ट्री है वो लगाया था। तो ए में तो हो जाएगा 2, ठीक है, ए में हमारा हो जाएगा 2। फिर दोस्तों डच, अगर हम बात करें डच की तो दोस्तों ये मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाया था। तो बी में तो हो जाएगा 4। उसके बाद है हमारा दोस्तों अंग्रेज। तो अंग्रेज तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले इन्होंने अपना जो फैक्ट्री है सूरत में लगाया। उसके बाद हमसे बोल रहा है फ्रांसीसी। तो दोस्तों जो फ्रांसीसी थे इन्होंने, देखिए दोस्तों तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री भी सूरत में ही लगाया था। तो आप बोले कि आप तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों का सूरत में बता दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इसमें सूरत केवल एक ही दिया होता तो हम फ्रांसीसी या अंग्रेज का लगा देते, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है कि अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहला अपना थोड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाया था, उससे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कि अंग्रेजों ने सूरत से पहले भी एक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन दिया हुआ है तो सी में हमारा 1 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई एक ही दिया होता और सूरत ऑप्शन होता तो हम सूरत में लगाते, क्योंकि दोस्तों मुख्यतः सूरत में ही लगाए थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में भी 1611 में लगाया था, ठीक है। चलिए अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है 1757 ईस्वी में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके बाद फिर बोल रहा है लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों सही तो दोनों है, लेकिन क्या है कि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला सवाल बोल रहा है वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है। इस यात्रा में किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने उसकी सहायता की थी। दोस्तों हम ये सवाल आपको कितना बार बता चुके हैं कि उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद और केरल के शासक जमोरीन ने उसका उस तट पर स्वागत किया था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से किसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तो दोस्तों याद रखिएगा उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है और हम आपको कितना बार बता भी चुके हैं। अगला सवाल है कोलाचेल की लड़ाई 10 अगस्त 1741 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए बारी बारी से सारे कथनों को पढ़ते हैं। यह अंग्रेजों और डचों के मध्य नहीं, ऐसा कुछ लड़ाई इनके बीच हुआ ही नहीं था। यह फ्रांसीसियों और त्रावणकोर के राजा नहीं, इस लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया था। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य किस युद्ध से हुआ। तो दोस्तों उस युद्ध का नाम था बेदारा का युद्ध। इसके बारे में हम आपको कितना बार बता चुके हैं। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को पुलिकट में ढाला,
ठीक है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। देखिए दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम बहुत बार आपको पढ़ाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो इसमें तीनों कथन का जो है सही है, कोई डाउट नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, जो 1609 ईस्वी में किसके दरबार में गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले वह जो है जहांगीर के दरबार में गया था, और इसी ने दोस्तों उसको क्या किया था कि फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति दिया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है निशान शब्द से क्या तात्पर्य था? दोस्तों निशान शब्द का अगर तात्पर्य देखें तो इसका मतलब होता है बंगाल के शासक शाह शुजा द्वारा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को दी गई व्यापारिक छूट की अनुमति। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में 3 गाँव सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान प्राप्त की, जहां उन्होंने किस फोर्ट का निर्माण किया था? तो दोस्तों उन्होंने किया था फोर्ट विलियम का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल बोल रहा है कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों इसका जो नींव है वो रखा गया था, याद रखिएगा, जॉब चार्नॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अगला सवाल है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। बोल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-शापेल की संधि, बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, तीनों सही है। सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला सवाल बोल रहा है वांडीवास की लड़ाई जो 1760 ईस्वी में हुआ था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। यह अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, यह भी ठीक है। इस लड़ाई में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई, यह भी ठीक है। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने नहीं। दोस्तों डुप्ले तो उस समय तक जा चुका था, क्योंकि दोस्तों जो डुप्ले था वो दूसरे जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, यानी कि जो दूसरा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, उसी में फ्रांस में जा चुका था, तो डुप्ले उस समय नहीं था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। अगला सवाल बोल रहा है मुगलों के स्वतंत्र हुए राज्यों और उनकी स्थापना से जुड़े समूहों का सही मिलान कीजिए। चलिए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। बोल रहा है हैदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद जो है इसमें क्या था कि ये तुरानियों ने इसकी स्थापना की थी, ए में 2 हो जाएगा, और ईरानियों ने अवध का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 सही है, ए में 2 और बी में 1। अगला सवाल बोल रहा है किस फ्रांसीसी गवर्नर के समय फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली कोठी स्थापित की? तो याद रखिएगा दोस्तों उसका नाम था फ्रैंको कैरो, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? दोस्तों इसके बारे में हम आपको बहुत बार बताए हैं कि उसका नाम था रेड ड्रैगन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। उसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो याद रखिएगा दोस्तों कि वह कुल 8 बार आक्रमण किया था। और जो दोस्तों 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उसी समय दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अगला सवाल बोल रहा है गेराल्ड ऑन्गियर 1769 से 77 ईस्वी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसने स्थापित किया था बम्बई की, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी हम आपको बताया दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक और बम्बई का। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को किस राज्य के सुल्तान ने सुनहला फरमान दिया जिससे वे 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोलकुंडा, जो गोलकुंडा का शासक था वो। थोड़ा देर पहले दोस्तों हम आपको बताए हैं कि जो फारूक सियर था वो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी पूछेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल बोल रहा है 1761 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रंगेजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के विवाह पर पुर्तगालियों ने कौन सा शहर चार्ल्स को दहेज के रूप में दिया था? दोस्तों यह भी बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। उस शहर का नाम था बम्बई। अगला सवाल है सेंट टोमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था? तो दोस्तों यह जो युद्ध है वो लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला सवाल बोल रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने किया था? तो दोस्तों उनका नाम था लैमार्क और
ट्रेविरेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है जीव विज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। फाइकोलॉजी जो है शैवालों का, ठीक है। उसके बाद पोमोलॉजी पक्षियों का, नहीं, गलत है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इक्थोलॉजी मछलियों का, यह तो ठीक है। दोस्तों जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसको हम ओरिएंटोलॉजी कहते हैं, तो ये हमारा गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कहा जाता है हमारा अरस्तु का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है। अगला सवाल है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को 1765 ईस्वी में किसने प्रचलित किया। तो दोस्तों ये प्रचलित किया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित नियम और सिद्धांत और उनके प्रवर्तक का मिलान करें। चलिए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले है अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है वो हमारा दिया गया था मेंडल के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो ए में तो 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा बोल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फिर हमारा बोल रहा है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों उत्परिवर्तन के सिद्धांत के अगर बारे में हम बात करें तो ये दिया गया था हमारा ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। तो ए में 3 और बी में 4, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कथन 1 दिया है, फिर कारण दिया है। बोल रहा है लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव रखने के कारण आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। तो दोनों सही है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान 1669 ईस्वी में व्हिटेकर की 5 जगत प्रणाली ने ले लिया, ठीक है। इसमें कौन सा एक जगत नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई ये सब तो था, लेकिन दोस्तों वायरस इसमें नहीं था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोरा निम्नलिखित में से किस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तो दोस्तों इनको सम्मिलित किया जाता है मोनेरा में, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित जीव विज्ञान शाखाओं का सही मिलान करें। चलिए दोस्तों सही मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों इसमें तो रखा जाता है तो ये तो दोस्तों हमारा सुमेलित ही है, क्योंकि कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हमारा डेंटोलॉजी। तो दोस्तों डेंटोलॉजी में हमारा रखा जाता है वृक्षों और झाड़ियों का, ये भी ठीक है, 2 में ए हो जाएगा। फिर हमारा बोल रहा है दोस्तों ऑफियोलॉजी, तो इसमें सांपों का अध्ययन, ठीक है। फिर सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, ये भी ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कवक जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अपना विचार कर लेते हैं। बोल रहा है ये यूकैरियोटिक व परपोषी जीव होते हैं, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। इनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है और ये मृतोपजीवी होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल नहीं, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। सही जवाब है केवल जो तीसरा है वो गलत है। अगला सवाल बोल रहा है हमारा वह जीव जो पादप एवं जंतु के बीच स्थित है और जो सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी तथा प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होता है, उसे किस जगत में रखा गया है और उसका नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उसको दोस्तों प्रोटिस्टा में रखा गया है और नाम है युगलीना। चलिए अगला सवाल बोल रहा है द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बनता है। पहला शब्द और दूसरा शब्द क्रमशः क्या दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो पहला शब्द है वह उसका मूल जो वंश नाम है वो दर्शाता है और दूसरा उसके जाति का नाम दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। आप देखते होंगे दोस्तों किसी भी जो वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 शब्दों से ही मिलकर बना होता है। जैसे कि आप देख लीजिएगा कि मटर का ही ले लीजिए, तो मटर का क्या होता है ओपियम सैटिवम, 2 से बना है, ऐसे ही सबका होता है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, ठीक है, होमोसेपियंस लीन, ठीक है। इसमें लीन शब्द का क्या अर्थ है, जैसा कि आपको दोस्तों ऊपर हम बताए हैं कि उसी अनुसार अगर आप देखिएगा तो इसमें लीन का अर्थ होता है कि
यह उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सबसे पहले ही जाति को खोजा था, ऑप्शन नंबर बी। और आपको बताया है दोस्तों अभी कि 2 शब्दों से बनता है, तो उसमें दूसरा शब्द क्या दर्शाता है, जाति को, और पहला उसके मतलब वंश को। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है डार्विन को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मिट्टी के बिना पानी में बढ़ते पौधों के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है हमारा उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निम्नलिखित घटना पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी कि दोस्तों कौन सा जो घटना है वो कब हुआ था, चलिए देख लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण आपको हम अभी भी बताए हैं दोस्तों कि यह हुआ था 1739 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध के बारे में बताया है अभी हम आपको कि 1760 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध बताए हैं 1761 में। उसके बाद बोल रहा है बक्सर का युद्ध, आपको पता होगा 1764 में। अब देखिए कौन कब होगा, तो सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा नादिर शाह का आक्रमण यानी कि 1। उसके बाद हमारा हो जाएगा वांडीवास का युद्ध 2। उसके बाद 3 और उसके बाद 4। बिल्कुल तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोल रहा है जीव द्रव्य सिद्धांत यानी कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं हमारे हर्टविग, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 48 नंबर हमारा सवाल बोल रहा है मुगलों के पतन काल में किस शासक की हत्या सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से कर दी थी? दोस्तों आपको हमने बताया था कि जो सैयद बंधु थे इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था और ये जिसको चाहते थे उसको राजा बनाते थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने फारूक सियर का हत्या करवा दिया था बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। अगले सवाल को देख लेते हैं। बोल रहा है बहुकोशिकीय जंतु जो यूकेरियोटिक उपभोक्ता होते हैं उन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसको रखा जाता है जंतु जगत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के शासन काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला कथन बोल रहा है 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस समय आलम शाह द्वितीय मुगल सम्राट था। बिल्कुल दोनों अभी तक तो सही है। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी है, बिल्कुल करवाया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों सही है। अगला सवाल है अंग्रेजों से पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। बोल रहा है अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति मुख्यतः कृषि प्रधान थी। बिल्कुल इस काल में भारत का उद्योग क्षेत्र उन्नत नहीं था और भारत केवल कच्चे माल का उत्पादन करता था। अच्छा, फिर बोल रहा है भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और मसाले प्रमुख थे। तो उद्योग कुछ था तभी तो इनका उत्पादन होता था और इनका निर्यात होता था। तो दूसरा तो गलत है, तो सही हो जाएगा 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया। बिल्कुल अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का पूर्ण रूप से केंद्रीयकरण सरकार के हाथ में होता नहीं। इसमें जो है शक्तियों का जो दोस्तों केंद्रीयकरण सरकार के हाथ में नहीं होता है। इसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास अधिकार होता है। तो ये हमारा गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर, अच्छा। पूंजी निर्माण की निम्न दर, अच्छा। उच्च आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्रक में अधिक कार्यबल। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये पूंजी निर्माण की निम्न दर नहीं, उच्च दर होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। बोल रहा है पूंजी निर्माण। तो दोस्तों अगर हम बात करें पूंजी निर्माण की तो इसमें तो हो जाएगा श्रम बल, तो ए में 2 ठीक है। उसके बाद हमारा बोल रहा है उसके बाद हमारा बोल रहा है दोस्तों श्रम शक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अधूरा लग रहा है। आपको दोस्तों हम ये क्वेश्चन अच्छा तरीका से प्रोवाइड कराएंगे। सही जवाब था इसका ऑप्शन नंबर है। हम आपको दोस्तों इसको बाद में बताते हैं। अगला सवाल बोल रहा है भारत के मुख्य रूप से एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या है? देखिए दोस्तों, तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हमारा देश में जनसंख्या की अत्यधिक अधिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विकासशील श्रेणी में भारतीय अर्थव्यवस्था को सही ढंग से दर्शाता है या दर्शाते हैं? देखिए दोस्तों, तो अगर हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देखें तो इसमें बोल रहा है कि कृषि मुख्य व्यवसाय, ठीक है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। मानव पूंजी की उच्च गुणवत्ता, नहीं। प्रोटीन का सेवन उच्च होना, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बारी बारी से सारे कथनों को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वैच्छिक समाज सेवा और देशभक्ति से प्रेरित कार्य भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती है। स्वैच्छिक समाज सेवा और देशभक्ति से प्रेरित कार्य भी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, नहीं, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। तो बोल रहे कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें अगर हम असत्य की बात करें तो दूसरा असत्य है, पहला ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए दोस्तों, सर्वाधिक उपयुक्त की बात करें तो हो जाएगा यह संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आर्थिक विकास के भारतीय मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बारी बारी से सारे कथनों को पढ़ते हैं। बोल रहा है यह केवल निजी क्षेत्र के हितों की सुरक्षा करता है, नहीं। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के हितों की सुरक्षा करता है, नहीं। यह राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल है आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन के अंतर्गत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? चलिए बारी बारी से सबको देख लेते हैं। तेल के क्षेत्र में सुधार शामिल है, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार शामिल है, संस्थागत सुधार ठीक है, न्यायिक प्रणाली में सुधार शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है नियोजन कार्य में जमींदारी उन्मूलन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे कदम उठाए गए, बिल्कुल उठाए गए। वर्तमान में नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का लागू करता है, नहीं, पंचवर्षीय योजना इसके हाथ में नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही केवल ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा में किन्हें शामिल किया जाता है? देखिए दोस्तों, तो इसमें हमारा परिवहन संचार ठीक है, बैंक एवं बीमा ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के जनक के रूप में मान्यता प्राप्त की है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला सवाल बोल रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के संदर्भ में उपनिवेश का आर्थिक अर्थ क्या था? दोस्तों उपनिवेश का आर्थिक अर्थ था हमारा आर्थिक गतिविधियों पर बाहरी शक्ति का सीधा नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए बारी बारी से सारे कथनों को पढ़ते हैं। बोल रहा है पूंजी निर्माण की दर निम्न है, हाँ ठीक है, बिल्कुल निम्न है। तकनीकी कौशल की कमी है, बिल्कुल कमी है। आय का समान वितरण पाया जाता है, नहीं, आय का असमान वितरण है, यानी कि तीसरा कथन गलत है। अगला सवाल बोल रहा है जीव विज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए। दोस्तों तो ये तो हमको बताए हैं और हम अपने चैनल पर एक वीडियो डाले हैं जिसमें दोस्तों हम ये सारा जो चीज़ है मतलब कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। आप जाइए और उसको एक बार देखिए ज़रूर, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए तो बोल रहा है हमारा बायोनिक्स में दोस्तों बोल रहा है कि यांत्रिक उपयोग, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये तो ठीक है। उसके बाद बायोमिक्स वातावरण संबंध, ठीक है। तीसरा है बायोनॉमी जीवन के नियम, ठीक है। बायोमेट्रिक व्यवहार अध्ययन, यही ठीक नहीं है। तो 1, 2, 3 हमारा ठीक है, चौथा गलत है। अगला सवाल बोल रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में थी, बिल्कुल नहीं थी। प्रारंभिक जीव अवायवीय थे, बिल्कुल। हरे नीले शैवाल में प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न की, बिल्कुल। सही जवाब हो जाएगा 2, 3, पहला गलत है। अगला सवाल है सूची 1 को 2 से मिलाइए। चलिए दोस्तों सूचियों को हम अपना जो है सही से पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहा है आर्कियोप्टेरिक्स, तो दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, सरीसृप पक्षी का। तो ए में तो हो जाएगा 2। फिर बोल रहा है हमारा युगलीना, तो युगलीना के अंतर्गत रखा जाता है पादप जंतु को, तो बी में हो जाएगा 1। फिर बोल रहा है नियोपाइलिना, तो इसमें रखा जाता है हमारा एनेलिडा मोलस्का, सी में हो जाएगा 4। उसके बाद बोल रहा है प्रोटोथीरिया, तो इसमें रखा जाता है सरीसृप और स्तनी को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर सवाल बोल रहा है हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को मृदा के बिना उगाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, केवल पानी में ही पौधे की जड़ें क्या है कि
उत्पादित हो जाती हैं और उसी में प्रफुल्लित होती है। और पौधों को क्या किया जाता है दोस्तों कि पानी के अंदर उनको जितनी भी आवश्यक खनिज लवण होते हैं दे दिया जाता है और पानी में उसकी जड़ें फैलती है, उसी में विकसित होती है और पौधा ऊपर अपना विकास करता है। तो इसमें क्या होता है हमारा कि हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को मृदा के बिना उगाया जाता है, बिल्कुल उगाया जाता है। और खनिज तत्व जो है जल विलयन के माध्यम से प्रदान किया जाता है, बिल्कुल यही तो अभी हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो बोल रहा है फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन ठीक है, पैलिनोलॉजी परागकण अध्ययन ठीक है, ओंकोलॉजी कैंसर ठीक है, ये गलत होगा। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोल रहा है भूविज्ञानिक काल मान की इकाइयों को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है इयोन, सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा होता है महाकाल, फिर उससे छोटा कल, फिर युग, फिर काल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है जैव विकास के संदर्भ में सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों का सही मिलान कीजिए। चलिए मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है उपार्जित लक्षण, तो दोस्तों ये तो जो हमारा था वो था लैमार्क का, ए में हो जाएगा 3। उसके बाद बोल रहा है प्राकृतिक वर्णवाद, तो दोस्तों ये तो डार्विन, बी में हो जाएगा 1। उसके बाद बोला है उत्परिवर्तन, तो दोस्तों ये तो था हमारा डी ब्रिज का, तो सी में हो जाएगा 2। फिर बोल रहा है एक जीन एक, यानी कि बीडल और टेटम का था, तो डी में हो जाएगा 4। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है कृषि एवं संवर्धन से संबंधित निम्नलिखित शब्दावलियों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। बोल रहा है सिविकल्चर, ओरबोरिकल्चर, ओरिकल्चर फल और विटिकल्चर। तो दोस्तों इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बोल क्या रहा है। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है दोस्तों मेरे ख्याल से कि कौन सा कृषि से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों जो ओरिकल्चर फल वाला नहीं होगा, बाकी ये तीनों है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल हमारा बोल रहा है डार्विनवाद की मूल अवधारणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव है यही शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। अगला सवाल है मानव और उसके पूर्वजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथन दिए हैं उस पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। बोल रहा है क्रो मैग्नॉन आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज है, बिल्कुल सही है। डेविसोवन एक प्रकार का डायनासोर था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोला निम्नलिखित में से कौन सा जंतु के अध्ययन से संबंधित शाखाओं का सही सुमेलन है। तो इसमें बोल रहा है मर्मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन, यही सही है, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है उत्परिवर्तन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए बारी बारी से सभी कथनों को पढ़ते हैं। बोल रहा है प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया, ये तो ठीक है। विकास क्रमिक एवं धीमी गति से होती है, नहीं, विकास तो तेज गति से होती है, तो यही हमारा गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है लिथोट्रिप्सी चिकित्सा विज्ञान की किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है किरणों के पत्थरी को तोड़ने से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोल रहा है जीव विज्ञान के जनकों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा जीव विज्ञान का जनक, तो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ये दोस्तों अरस्तु का कहा जाता है, तो ए में तो हो जाएगा 3। उसके बाद बोल रहा है हमारा वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ये तो कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, बी में हो जाएगा 4। उसके बाद बोल रहा है शब्द का प्रयोग, तो लेमार्किया ट्रेविनेस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है भारतीय, तो दोस्तों बीरबल साहनी, डी में हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल बोल रहा है विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चलिए बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों इसमें कि लैक्सिकोग्राफी शब्दकोश, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर बोल रहा है फिनोलॉजी किट, नहीं। आइकोनोग्राफी प्रतिमा, ठीक है। उसके बाद एथनोग्राफी शरीर संरचना, नहीं। 1 और 3 ठीक है, बाकी सब गलत है। 81 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है चिकित्सा और शरीर विज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। बोल रहा है ओस्टियोलॉजी अस्थि, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। सॉरीलॉजी सीरम, ये भी ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हिमेटोलॉजी यकृत, नहीं दोस्तों, ये तो हमारा खून का अध्ययन होता है, ये गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। अगला सवाल है कथन दिया है लेमार्क के अनुसार अंगों का उपयोग विकास को प्रभावित करता है। जिराफ की गर्दन और सर्पों के पैरों का अभाव इसके उदाहरण है।
देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें सही कथन की बात करें तो ए और आर दोनों सही है और आर इसकी व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला सवाल बोल रहा है मानव संस्कृति और व्यवहार के अध्ययन में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों, बारी बारी से जो हमारे ऑप्शन है उसको पहले देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि एथनोलॉजी संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एथोलॉजी जंतु व्यवहार अध्ययन, ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के से संबंधित डायनासोर किस महाकल्प में पाए जाते थे। तो दोस्तों, अगर जैसा कि आप मूवी में भी देखते हैं हॉलीवुड के, या सुने भी होंगे कि पहले पृथ्वी पर डायनासोर थे, तो पूछ रहे हैं कि आखिर वो कब थे। तो दोस्तों, वो मध्यजीवी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। 85 नंबर सवाल बोल रहे हैं वर्मी कल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। बोल रहा है केंचुआ पालन, वर्मी कंपोस्ट खाद और कृषकों का मित्र। तो दोस्तों, इसमें तो सब सही है, तो सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3। 86 नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित उत्पादन और उनके संवर्धन का सही मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले है मोरी कल्चर। तो दोस्तों, इसमें रखा जाता है शहतूत को, ए में हो जाएगा 2। उसके बाद बोल रहा है एपी कल्चर, दोस्तों शहद का अध्ययन है एपी कल्चर। उसके बाद बोल रहा है पीसी कल्चर। तो दोस्तों, पीसी कल्चर में रखा जाता है हमारा मत्स्य को। फिर बोल रहा है हमारा सेरी कल्चर, तो इसमें रखा जाता है रेशम को। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अब 87 नंबर सवाल बोल रहा है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के पहलुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसको जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल बोल रहा है पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेमार्क द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, लेमार्क द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। अगला सवाल है सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी के अंतर्गत पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो है वो हमारा अध्ययन किया जाता है मानव जनसंख्या सांख्यिकी। अगला सवाल बोल रहा है 300 का 45% कितना होगा। तो बस क्या करेंगे, 300 गुना 45 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 45 तिया कितना हो जाएगा। 300 का कितना प्रतिशत 45 है। सॉरी दोस्तों, हम गलत पढ़ लिए थे। देखिए 300 का कितना प्रतिशत 45 है, तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर और 300 का तो नीचे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 15 बार में सही जवाब हो जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है किसी वस्तु की कीमत 200 से घटकर 150 हो जाती है तो प्रतिशत कमी क्या है। दोस्तों, कितना घटी है, 50 रुपया ना, और कितना से, तो 200 से गुना 100, तो बस 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 25 बार में सही जवाब हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर हमारा सवाल बोल रहा है किसी संख्या का 62.5% उसी संख्या के 25% से 15 अधिक है, वह संख्या है। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे बनाए हैं वैसे ही आप कीजिएगा। देखिए क्या करना है। बोल रहा है मान लीजिए संख्या x है, तो बोल रहा है x का जो है 62.5% मतलब बटा 100 हो गया, बराबर जो है उसी संख्या यानी कि x के 25% से 15 अधिक है। बस यहीं से आप दोस्तों x का मान निकाल दीजिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर आएगा याद रखिएगा कि आपका 40 आएगा। अगला सवाल है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यानी कि वह संख्या पहले 100% होगी, अब 20% बढ़ा दिए तो 240 हो गया। तो दोस्तों 120% बराबर हमारा कितना है, 240। तो 100 बराबर ना निकालना है, तो 240 बट्टा 120 और गुना 100, 120 बराबर इतना, तो 100 बराबर निकालना है। तो इससे हम क्या करेंगे कि 2 बार में काट देंगे, तो 200, 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है एक मिठाई में 1/3 चीनी है, यदि चीनी की कीमत अब पिछले कीमत से 7/6 हुई तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100/18%। ये क्वेश्चन दोस्तों हमको कितना बार बताए हैं, आप इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसको अच्छे से बनाकर जरूर बताएंगे। अगला सवाल हमारा बोल रहा है अंपायर का संबंध दोस्तों खेल के मैदान से है, तो नाविक का संबंध किससे होगा। तो नाविक का संबंध जो है वो हमारा हो जाएगा जहाज से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों रामा को मारा लिखा जाता है तो सीता को टासी लिखेंगे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आप ही बताइए।
लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा अलग तरीके से बना है, देखिए क्या किया है। लास्ट वाला को जेम कहते हैं वो लिख दीजिए, आप भी इसमें क्या कीजिए, ए को जेम कहते हैं वो लिख दीजिए। उसके बाद क्या किया है, जो RAM है उसको MAR कर दिया है, तो आप भी क्या कीजिए दोस्तों कि SIT को TIS कर दीजिए, तो TISSI जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोल रहा है हमारा बिल्ली का संबंध फेनाइल से है, तो कुत्ता का संबंध दोस्तों हमारा हो जाएगा कैनाइन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार जो है बिहार से हटकर झारखंड बना, तो छत्तीसगढ़ से ही तो हटा था हमारा मध्य प्रदेश, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हमारा बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम देखें तो हमारा सबसे पहले दिया है 11, 57, 8, फिर 12, 63 और 9, तो इसमें कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि इसमें जो पहला संख्या है उसमें तीसरा को जोड़ के और 3 से गुना कर रहा है, तो बीच वाला आ रहा है, यानी कि 11, 8, 19 और 3, 57 आ जाएगा, फिर 12 और 21, 63 आ जाएगा। अब देखिए ऐसा संबंध किस में है, अगर इसमें हम दोस्तों क्या करें कि पहला वाला को जोड़े तो 15, 7, 22 और 22, 3, 66 नहीं, 10, 6, 16, 16, 3 नहीं, 12 और 11 हमारा होता है कितना 23, तो 23, 69 ये भी नहीं। अब दोस्तों देखिए इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी के तो 10 और 6, 16 और 16 चौका 64, 4 वाला भी, ये भी ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपसे उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए दोस्तों। और एक बात याद रहे कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपका जो एग्जाम 14 और 17 को होने वाला है, आप उसमें जरूर निश्चित रूप से सफल होंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपको आपका तैयारी बिल्कुल मुफ्त में और पूरा कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।